जातीय जनगणना जो है कम से कम उसको रिलीज कर दीजिए। ये मुद्दा पिछले चुनाव नहीं, में भी, यूपी इलेक्शंस में जाति जनगणना में तो उन्होंने अनाउंस भी किया था, लेकिन जो जनगणना का डिटेल्स आ रहे हैं उसमें तो वो पिछड़ी जातियों का उस तरह से जनगणना कर ही नहीं रहे अलग से। जैसे दलितों और आदिवासियों की होती है, उनके आइडेंटिफाई किए जाते हैं, वो पिछड़ी जातियों का करने का काम ऐलान करने के बाद भी फिर विड्रॉड है, तो वो तो कर नहीं रहे। जैसे एसआईआर में चीजें हुई हैं, तो आप कह रहे हैं कि जातीय जनगणना में भी कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं जो कि पिक्चर को साफ ना करें जब पटल पे आए चीजें। नहीं, जाति जनगणना में पिछड़ों की बात ही नहीं कर रहे भाई, वो अलग कर ही नहीं रहे उसको। जब जो डिमांड थी वो पिछड़ी जातियों के संदर्भ में ही थी, तो जब उस तरह से जाति की जनगणना में उनको सेग्रीगेट नहीं किया जाएगा तो पता कैसे चलेगा? तो सर, ये तो विपक्ष का सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अगर वो ये चीज क्लैरिटी नहीं लेकर के आप तो कैसे करेंगे? तो विपक्ष के पास तो अब मुद्दे ही मुद्दे हैं, लेकिन अब विपक्ष की सामर्थ्य भी है, कितने मुद्दों को बड़ा कर पाता है, उस पे क्या कर पाता है, लोगों को खड़ा करता है कि नहीं, लोग खड़े होते हैं कि नहीं, ये सब चीजें हैं जी। क्योंकि यूपी का, उत्तराखंड का और पंजाब का ये सारे चुनाव सामने आ रहे हैं, और यूपी तो इसके लिए सबसे बड़ी भूमि है जी जहाँ पर इसका असर देखने को मिलेगा। तो इस बार भी मतलब पिछले चुनाव में भी अगर हम याद करें तो उस वक्त भी जातीय जनगणना का यूपी से बहुत बड़ा मुद्दा उठा था, लेकिन लेकिन कुछ रिजल्ट्स नहीं हो पाए। वो मुद्दा रहेगा, लेकिन क्या उस मुद्दे पर राजनीतिक सफलता प्राप्त की जा सकती है, ये देखने की बात है। कि सरकार तो ड्रामा करेगी कि हम तो जाति जनगणना कर रहे हैं, लेकिन उसमें नहीं कर रही है वो पिछड़ी जातियों की जनगणना। वो कहेगी कि हम इंडिविजुअल जातियों की कर रहे हैं, अब सैकड़ों जातियां हैं, तो कभी आंकड़ा मतलब फिर उसके लिए कवायद बढ़ाना चाहती है सरकार हर चीज में। जैसे चुनाव आयोग में लोगों की लिस्ट है, उसको इस तरह से बना देती है कि आपको पता ही नहीं लगेगा, आखिरी दिन तक उसमें विवाद चलते रहेंगे। फिर फार्म 6 की डिटेल आ जाएगी, किसका नाम कटा, वो चिल्लाता रह जाएगा, कोर्ट्स कुछ सुनेगी नहीं, फिर सुनेगी तो आधा अधूरा सुनेगी, ऐसा सुनेगी जिससे सरकार को फायदा हो। यही सब इस देश में काफी दिनों से हो रहा है और अभी होता रहेगा। तो सर, कोई इम्पैक्ट तो है नहीं फिर इसका मतलब? भाई इम्पैक्ट तो जिसको तकलीफ होगी उससे होता है। मजदूरों को तकलीफ है, बेचारे 10 साल से उनका वेतन नहीं बढ़ा है, महंगाई दुगनी से ज्यादा हो गई, तो सड़क पे आ गए लड़ने। अब उनको पाकिस्तानी कहो, जापानी कहो, नूरानी कहो, कुछ कहो, तो तकलीफ जिसको होगी चिल्लाएगा। आदिवासी हैं, आपने नक्सली सब मार दिए कहने के लिए, उसके बाद वहां आदिवासी सब खड़े हुए वेदांता की कहाँ माइन खोदने दे रहे हैं या वो लाठी खा रहे हैं, गोली खा रहे हैं। तो गरीब बच्चे, कुपोषित बच्चे हैं, और मतलब खून की कमी वाली स्त्रियां हैं, और वैसे ही पुरुष हैं, वो लड़ रहे हैं बेचारे। तगड़े तगड़े पुलिस वाले बड़ी बड़ी बंदूकें लिए, बड़ी बड़ी तोपें लिए मार रहे हैं उनको, पीट रहे हैं बूटों से, लेकिन वो विरोध कर रहे हैं, जंगल बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उसके लिए तो जिसको तकलीफ हो चिल्लाएगा। सर, एक अलग कॉन्सेप्ट रहा, खासतौर से अगर हम अन्ना आंदोलन वाले वक्त को देखें, उसके बाद से कोई बड़ा आंदोलन उस तरह से निकल के नहीं आया है। तो क्या परिस्थितियां, क्योंकि हमारे जो तीनों आंदोलन हुए, जेपी का आंदोलन, बीपी का आंदोलन, अन्ना आंदोलन, ये सब आंदोलन सवर्ण जातियों द्वारा समर्थित थे। इस देश पे राज करती हैं सवर्ण जातियां। सवर्ण जातियों के पास जुडिशरी है, उनके पास प्रेस है, उनकी सरकार है, उनका शैक्षणिक संस्थान है, और उनके पास कल्चर है। संस्कृति पे भी उनका कब्जा है, धर्म के नाम पर, राजनीति पर कब्जा है, क्योंकि बाकी सब चीजों पर उनका कब्जा है, अर्थ पर उनका कब्जा है, इकोनॉमिक्स पर। देश के 500 बड़े उद्योगों में से एक भी कोई पिछड़ी जाति वाला नहीं है। बहुत सी जाति मतलब एक बहुत बड़े समाज का कोई रोल ही नहीं है। जब आप वाइस चांसलर की लिस्ट देखते हैं तो उसमें सब एक तरफा मामला है। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर और उन पे सवाल हो चुके हैं कई बार, संसद में वो लिस्ट बताती है कि जो आबादी 60%, 62%, 52% है, उसका पता चला 10% आदमी भी कहीं नहीं है। 15 साल नौकरी करने के बाद लक्ष्मण यादव को दिल्ली यूनिवर्सिटी मना कर देती है। तो ये रियलिटी है। तो वो उन आंदोलनों के पीछे सवर्ण जातियां थी, क्योंकि वो आंदोलन कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस के विरुद्ध हुए थे, और कांग्रेस से नाखुश होने पर सवर्ण जातियां जो है एक विकल्प की तलाश जो आज आ गया है इसके लिए प्रयास कर रही थी। अब उनको मिल गया है, अब उनकी पार्टी उनके हितों का संरक्षक जो है वो केंद्र में सत्ता में और उनके हित का संरक्षण कर रहा है। अब तो खुलेआम जो है संस्थानों में ये सब हो रहा है, और एक नया आरक्षण लागू कर लिया गया। जो लोग आरक्षण के विरोधी थे वो नए आरक्षण में सब कूद कूद के उसका फायदा ले रहे हैं।
अब जो 10% आरक्षण दे दिया गया ईडब्ल्यूएस के नाम पर, जो सवर्ण जातियों का ही ज्यादा उपभोग हो रहा है, उसमें भी एक जाति का ज्यादा उपयोग है, उसको तो कूद कूद के सब ले रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा किसी ने मना किया हमको नहीं चाहिए। तो जब दूसरों को मिल रहा था, जिनको मिलना चाहिए था, जिनकी जरूरत थी, तो उसका बड़ा विरोध था। ये लाइन नहीं होगी, वो नहीं होगी, क्रीमी लेयर नहीं होगी, पीली लेयर नहीं होगी, नीला शरीर नहीं होगा। अब कोई समस्या नहीं है। तो ये चूंकि हमारा समाज इस तरह का बना हुआ है, जो हजारों साल से रिजर्वेशन ले रहा है इस तरह का, तो वो दूसरे को कुछ नहीं देना चाहता, और दूसरे को न देने के लिए वो तमाम तरह के प्रपंच करता है। उसमें ये आंदोलन भी एक प्रपंच है जी। लेकिन ये समझने में हम लोगों को काफी उम्र बीत गई, ये सब समझने में। 3 आंदोलन मैं तो स्टूडेंट लाइफ से देख रहा हूँ इसको। 77 के स्टूडेंट थे, 89 में पत्रकार थे, और इनके जमाने में वरिष्ठ पत्रकार हो गए थे उम्र की वजह से, जब अन्ना आंदोलन हुआ। तो तीनों को हम देख रहे हैं कि उसका कैरेक्टर ये था। इसीलिए उस समय मीडिया इसके साथ पूरा होता था। इन आंदोलनों को मीडिया ने बड़ा किया। आपको अन्ना आंदोलन नहीं देखा होगा, हमने तो अन्ना आंदोलन देखा है सर। रात भर सब खड़े रहते थे, 12-12 बजे तक रात के प्रोग्राम हो रहे होते, 24 घंटे मीडिया सब एक तरफा चल रहा था। सरकार ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मनमोहन सिंह की सरकार कोई सरकार, देश में कोई और खबर ही नहीं थी, सिर्फ यही खबर चलती थी, यही खबर थी। तो उसने नायक पैदा किया, और उसने वो एक ज्वार पैदा किया, और उसने बदलाव, जो भी कथित बदलाव था, जो आज हम जिस बदलाव के सामने है, अब मीडिया कोई तकलीफ नहीं है। अब तो जो आंदोलन कर रहा है उसके खिलाफ मीडिया लठ लेके खड़ा है, उसको पाकिस्तानी एजेंट बता रहा है और खालिस्तानी एजेंट बता रहा है। कुल मिलाकर के हमारी परिस्थितियां सामाजिक देखा जाए तो हम बहुत बैकवर्ड सिचुएशन में जा रहे हैं, जहां नहीं हम अराजकता की ओर जा रहे हैं, बड़े भारी अराजकता की ओर। देखा नहीं, ब्रिगेडियर साहब दिल्ली में पीटे गए अपने बेटे के साथ, और अब रो रहे हैं। वो तो वर्किंग ब्रिगेडियर है कि हम फौजी हैं और पुलिस खड़ी थी और हमें नहीं बचाया, और शराबी लोग आए पीटा। तो आप अराजकता जब पैदा कर रहे हैं, आप स्टूडियोज में बैठ के आपके रिटायर्ड लोग जो हैं इस डिस्पेंसेशन की गलतियों पे पर्दा डालते हैं सेना का बिल्ला लगा के, तब आपको नहीं समझ में आता कि आप इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं। तो जब आप वो सब लालच करेंगे तो फिर जैसा समाज आप गढ़ेंगे वही सही समाज की सजा। ऐसा थोड़ी आप बचे रह जाएंगे, सिर्फ जुम्मन का घर गिरेगा और आपका बच जाएगा। मेरठ में सारे व्यापारी जो है हिंदू व्यापारी हैं, छातियां पीट रहे हैं, और जब उनका घर गिर रहा है तो ना जाने कितनी बड़ी लिस्ट है, कितने सारे दृश्य हैं, और कितनी सारी परिस्थितियां, और कितने आकलन है सर इस वक्त जो आने वाले वक्त को लेकर है, जिसका एक ही शब्द जो आपने कहा, अराजकता, भयंकर रूप से जो देखने को मिलने वाली है। सोच के भी दिल दहल जाता है अभी से समझने में कि आने वाले दिन किस तरह के होने वाले हैं। शायद लोग समझ पाए, क्योंकि आप पत्रकार हैं, इतने पुराने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सारी परिस्थितियों को समझ के बोल रहे हैं, लेकिन एक आम जन से बात करें तो अभी तक वो इस सिचुएशन को नहीं समझ पा रहा है। तो आपकी बताई हुई बातों को कम से कम वो एक आंकलन करे, एक तरीके से निष्पक्ष तौर पर उसको समझने की कोशिश करे। ऐसे वीडियोस का मतलब ही है कम से कम लोग ये जान सके कि एक रियलिटी के कितने करीब वो जा चुके हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे। वो देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम विद अस। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।